माँ जी, ननद का मायके से पेट नहीं भरता, देवरानी का पेट नहीं भरता, बस मेरा ही भर जाना चाहिए। आखिर क्यों? बड़ी बहू सुनो, नताशा और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं और तेरा होना जरूरी है, इसलिए तू इस बार मायके मत जा। इस बार भी छोटी बहू मायके चली जाएगी, तू अगली बार चली जाना। यमुना जी बड़ी बहू मीनल को एक तरीके से अपना हुक्म सुनाते हुए बोली। उनकी बात सुनकर मीनल के हाथ रुक गए, जबकि अंदर रसोई में काम करती हुई छोटी बहू पिंकी के तो पर ही निकल आए, जैसे अभी ही उड़कर मायके पहुंच जाएगी। वैसे भी उसे काम करते तो जोर आता था और घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती थी। चलो अच्छा है, अपनी कामचोर इमेज का फायदा उठाते हुए वो हर बार काम से बच जाती है। ऊपर से छोटी है, इस कारण से हर बार डांट से भी बच जाती थी। तभी मीनल ने कहा, पर माँ जी मुझे 2 साल हो गए हैं मायके गए हुए, इस बार तो चले जाने दीजिए ना। पिंकी है ना, वो सब संभाल लेगी। नहीं नहीं, पिंकी के बस की बात नहीं है, वो कोई काम ढंग से करती ही क्या है, फालतू समधी समधन के सामने नाक कटवा देगी। तुम तो बड़ी हो, तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। इस मामले में मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ, यमुना जी ने साफ साफ कहा। पर माँ जी, पिंकी को भी सिखाइएगा तो ही सीखेगी ना। हर बार ये कहकर तो नहीं बच सकते हैं ना कि मुझे ये काम नहीं आता। अब तुम मुझे सिखा रही हो, जो कह दिया वो कह दिया, तुम मायके नहीं जा सकती। यमुना जी ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। पर नताशा के ससुराल वाले 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, उसके बाद मैं मायके चली जाऊंगी, पर मुझे मायके जाने दीजिए ना, मीनल ने विनती करते हुए कहा। कह दिया ना, समझ नहीं आ रहा है, कोई 1 सप्ताह में पिंकी तो लौट कर आएगी नहीं। अगर तुम भी चली जाओगी तो फिर यहाँ का काम कौन संभालेगा। नताशा के ससुराल वाले तो 1 सप्ताह बाद चले जाएंगे, लेकिन नताशा तो यहीं पर रहेगी। वैसे भी शादी से पहले इतने साल रह तो ली मायके में, अभी भी मायके से पेट नहीं भरा तुम्हारा। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। नताशा और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं, जाकर तैयारी करो, कहकर यमुना जी अपने कमरे में चली गई। मीनल मन महसूस कर रह गई, लेकिन तभी मीनल का ध्यान पिंकी की तरफ गया। उसकी मुस्कुराहट ने उसके कलेजे को चीर कर रख दिया। छोटी बहू का भी मायके से पेट नहीं भरा और ननद का भी मायके से पेट नहीं भरा, लेकिन बड़ी बहू जो कि जिम्मेदारी लेती है, उसका पेट मायके से भर जाना चाहिए था। भला ये क्या सोच है इसका? तो साफ मतलब यही हुआ कि जो जिम्मेदारी उठाती है वही हर बार भिजती रहे। पर इस बार मीनल इस फैसले को मानने को तैयार नहीं थी। मन ही मन उसने कुछ निर्णय लिया और अपने काम में लग गई। पिछली बार भी मीनल मायके नहीं जा पाई थी, क्योंकि तब यमुना जी का बाथरूम में पैर फिसल गया और वो गिर गई थी, तो उनके पैर में फ्रैक्चर आ चुका था। मीनल ने ही उनको संभाला था। तभी भी छोटी बहू पिंकी बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उसे तो जाने का मौका मिल चुका था। वो तो सप्ताह भर ही यहाँ पर रुकी थी, उसके बाद अपने मायके चली गई थी। तब भी ननद नताशा 1 महीने के लिए यहाँ पर आकर रुकी थी। उस बीच मीनल ने हिम्मत करके ज़रूर कहा था, माँ जी अभी तो नताशा दीदी आई हुई है, मैं 2 दिनों के लिए अपने मायके जाकर आ जाती हूँ, मुझे भी मम्मी से मिलने की इच्छा हो रही है। तब यमुना जी ने साफ साफ इनकार कर दिया था, बहू नताशा आई हुई है, मेरे पैरों में चोट लगी है और तुम्हें मायके की पड़ी है, ये जिम्मेदारी उठाती हो तुम ससुराल की,
पर माँ जी पिंकी भी तो गई है। मीनल ने सिर्फ इतना ही कहा था कि यमुना जी ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। अब तुम छोटी बहू की बराबरी करोगी, तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। कल को मेरे बाद इस घर को तुम्हें संभालना है और तुम उसकी देखा देखी तुलना करने लगी। नताशा तो कुछ दिनों के लिए आई है, अब क्या मायके में भी ये काम करेगी? शर्म आने की बात है। दो बहू होने के बाद बेटी को मायके में आकर काम करना पड़ रहा है। आगे मीनल कुछ कह ना पाई थी। जब भी ससुराल में कोई काम होता तो मीनल का ही प्रोग्राम कैंसिल होता, जबकि पिंकी तो आराम से घूम फिर कर आ जाती थी। शाम को जब दोनों भाई आ गए तो पूरा परिवार साथ बैठा हुआ था। तब पिंकी ने अपने पति महेश से कहा, सुनो जी, मेरे मायके का टिकट करवा देना। छुट्टियों के मैं मायके जाकर आऊँगी और आराम से 1 महीने बाद आऊँगी। मीनल को देखकर पिंकी ने मुस्कुराते हुए ये बात कही। तभी मीनल बोली, हाँ देवर जी, पर टिकट 1 सप्ताह का ही करवाना, क्योंकि नताशा दीदी के ससुराल वालों के जाने के बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ और इसके लिए मैंने टिकट ऑनलाइन बुक करवा ली है। यमुना जी भी वहीं बैठी हुई थी। मीनल की बात सुनकर बोली, पर बहू, मैंने तो मना किया था ना, फिर क्यों अब तुम अपनी मनमर्जी करने लगी हो? माँ जी, नताशा दीदी तो 1 सप्ताह के लिए अपने ससुराल वालों के साथ आ रही है। उनके ससुराल वालों तो 1 सप्ताह बाद रवाना हो जाएंगे, पर नताशा दीदी तो यहीं पर रहेंगी, तो वो संभाल लेगी। पर मैं इस बार अपने मायके ज़रूर जाऊंगी। मुझे भी अपनी मम्मी से मिले हुए 2 साल हो चुके हैं। क्यों फ़ोन पर बात नहीं होती है क्या? तेरी आए दिन तो बात करती रहती है अपनी माँ से। माँ जी, फ़ोन की बात अलग है, मेरा भी जी चाहता है मायके जाने का, मेरे परिवार वालों से मिलने का, कुछ वक्त उन लोगों के साथ गुजारने का। मीनल ने जवाब दिया, बहू, इतने साल तो अपने मायके रह ली, क्या तेरा जी नहीं भरा अभी तक? जमुना जी हाथ नचाते हुए बोली, कितनी अजीब बात है माँ जी, छोटी बहू का जी नहीं भरा मायके से, आपकी बेटी का जी नहीं भरा मायके से, पर बड़ी बहू का जी भर जाना चाहिए माँ जी मायके से। आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरे भी माता पिता मेरा इंतज़ार करते हैं कि साल में 1 ही बार ही सही हमारी बेटी हमसे मिलने तो आएगी। जो जिम्मेदारी निभाता है उसी को क्यों दबाया जाता है? आपके लिए तो दोनों बहुएं एक जैसी होनी चाहिए ना। एक को तो इतनी छूट और दूसरी को इजाज़त भी नहीं। इस बार मैं मायके जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी, चाहे आप मुझे इजाज़त दो या ना दो, कहकर मीनल कमरे में चली गई। यमुना जी ने अपने बड़े बेटे विजय की तरफ देखा कि कम से कम वो तो अपनी पत्नी को समझाएगा, पर उसने भी कहा, माँ ये बात तो गलत है, कुछ दिन पिंकी अपने मायके रह आएगी और तो कुछ दिन मीनल रह आएगी। आखिर 2 बहुएं तो दोनों को एक जैसा समझो। एक तरफा निर्णय हमेशा नुकसानदायक होते हैं। 2 बहुओं में फर्क कहीं आपके घर के 2 टुकड़े न कर दें, कहकर विजय भी कमरे में चला गया। आखिर यमुना जी को भी
समझ में आ गया कि किसी एक को ही दबा के नहीं रखा जा सकता है। आखिर उन्हें निष्पक्ष होना ही पड़ेगा। नाश्ते के बाद मैं पति का टिफिन तैयार कर रही थी कि उन्होंने मना कर दिया। बोले, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं बोली, छुट्टी लेनी पड़ेगी? ऐसा क्या काम आ गया है? पति थोड़ा गंभीर होकर बोले, तुम दिल की कच्ची हो, इसीलिए तुम्हें रात को नहीं बताया। मेरे पास तुम्हारे भाई का रात को ही फोन आ गया था कि तुम्हारे बसंत चाचा का देहांत हो गया है। सभी घर वाले कुछ दिन में तुम्हारे साथ उनके अंतिम संस्कार में चलेंगे। बसंत चाचा, जो मेरे सगे चाचा नहीं थे, वो मेरे दादा के भाई के लड़के थे। वो पैसे वाले लोग थे। उनके साथ मेरे परिवार का कोई घनिष्ठ संबंध नहीं था। उनके घर हमारा ज़्यादा आना जाना भी नहीं था। उनके साथ ज़्यादा आत्मीयता का रिश्ता नहीं था, इसलिए मुझे कोई फर्क दुख नहीं पड़ा। उनकी उम्र हो गई थी, इसलिए मर गए होंगे। सास और पति को लग रहा था मैं ये खबर सुनकर रोने लग जाऊंगी। वो बार बार मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे, इसलिए मैं चुपचाप अपनी कमरे में आकर बैठ गई। पति मेरे पीछे पीछे आए, फिर बोले, यार रोशन, ज़्यादा दुखी मत होना। ये इस दुनिया की रीत है, जो आया है वो एक दिन जाएगा। इस परम सत्य को कोई नहीं बदल सकता। तुम हिम्मत रखना। मैं जानता हूँ तुम दिल की कच्ची हो, इसलिए दुख सहन नहीं कर पाती। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। शादी के बाद मेरे मायके में ये पहली मौत थी। मरने वाला इतना करीबी रिश्तेदार नहीं था कि आंखों से आंसू छलक आए। बसंत चाचा अलग थलग रहने वाला इंसान था, फिर भी उनके अंतिम संस्कार में तो जाना ही था। ये रीत तो निभानी ही थी। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं वहाँ जाकर रोऊंगी कैसे। पति मुझे सत्वाना देकर कमरे के बाहर चले गए। इतने में माँ का फ़ोन आ गया। माँ बोली, बेटी जल्दी आ जाना। उन्होंने कल शाम को ही प्राण दे दिए थे, इसलिए ज़्यादा देर तक उनके शरीर को नहीं रख पाएंगे। 11 बजे से पहले ही उठा लेंगे। मैं धीरे से बोली, एक बात बताओ माँ, क्या घर में प्रवेश करते समय मुझे रोना पड़ेगा? माँ बोली, कैसी बातें करते हो तुम बेटी हो, रोते हुए तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं बोली, मुझसे नहीं रोया जाएगा माँ। माँ बोली, पागल हो गई है क्या? लोग क्या कहेंगे? झूठी मूठी का ही सही रोना तो पड़ेगा बेटी। दुनिया की यही रीत है, बेटियाँ अंतिम संस्कार के समय रोते हुए ही आती हैं। अगर ऐसा नहीं करती तो लोग बातें बनाते हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारी सास और जिठानी भी आएंगी। अगर रोओगी नहीं तो मायके और ससुराल दोनों जगह लोग बातें बनाएंगे। मैं बोली, लेकिन माँ मेरे आंसू कैसे निकलेंगे? बसंत चाचा से कौन सा नज़दीकी का रिश्ता था हमारा? उन्होंने हमेशा हमारा बुरा ही सोचा था। मुसीबत में हमेशा दुश्मनों के साथ खड़े नज़र आए थे। ऐसे इंसान के लिए आंसू कैसे निकालोगी? माँ बोली, बेटा इंसान के गुजर जाने के बाद सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। सब कुछ भूलकर समाज और रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा घूंघट निकाल लेना, फिर किसी को पता नहीं चलेगा असल में रो रही हो या नहीं।
माँ ने बहुत सारी हिदायत देकर फ़ोन काट दिया, मगर मैं तो ससुराल में भी घूंघट नहीं निकालती थी। फिर मायके में घूंघट कैसे निकालूंगी? अगर निकाल भी लूँगी तो रोऊंगी कैसे? मेरे लिए ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। समाज की इस बनावट परंपराओं पर मुझे गुस्सा आ रहा था। अगर रोना नहीं आ रहा फिर ये नाटक क्यों? और ये नाटक भी हम महिलाएं ही क्यों करें? पुरुष तो ऐसे कामों में महिलाओं के पीछे हो जाते हैं। मर्दों के लिए रोने की कोई पाबंदी नहीं है। रुदावली तो महिलाओं को ही बनना होता है। झूठ का रो या सचमुच का रोना तो पड़ेगा। हमारे राजस्थान में कुछ समुदायों में आज भी रुदावली पेशावरी रोने वाली बुलाई जाती है, जो रोने का पैसे लेती है। मगर बाकी के समुदाय में हर महिला को रुदावली बनना पड़ता है। अगर मृतक अजीज हो, करीबी हो, तब तो रोने में कोई परेशानी नहीं होती, मगर बहुत सी जगह झूठ मूठ का रोना पड़ता है। शायद इस तरह की परिस्थितियों से हर महिला को गुजरना पड़ता है। बसंत चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गाड़ी मेरे मायके की तरफ चल पड़ी थी। मुझे जिंदगी में पहली बार रोने का अनुभव करना था, जो मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। गाड़ी में मेरी सास, जेठानी और एक मोहल्ले की दूसरी औरत भी थी। इसके अलावा पुरुषों में मेरे पति और ससुर थे। मैं चुपचाप एक गठरी सी बनी सीट पर बैठी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि समय पर मुझे रुला देना, ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए, वो मेरे बारे में बातें ना बनाए। मुझे हमेशा अनुभव से डर लगता था। इसी कारण मैंने कॉलेज तक की पढ़ाई में कभी भी किसी कार्यक्रम में अनुभव नहीं किया था, मगर आज मुझे रियल जिंदगी में अनुभव करना था। एक ऐसा नाटक जिसका रियल नज़र आना बहुत ज़रूरी था। जो ही गाड़ी बसंत चाचा के घर के सामने रुकी, हम सब नीचे उतर गए। मेरे पति और ससुर हमारे पीछे हो गए। अब हम महिलाओं को आगे चलना था। सास ने भोले से मेरा हाथ दबाया, जैसे कह रही हो कि बहू अब स्टार्ट हो जा। मैंने भगवान का नाम लिया, आँख बंद की, बड़ा सा घूंघट चेहरे पर निकाला, फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। शुरू में मुझे लगा जैसे मैं नाटक कर रही हूँ, मगर मेरे रोने का असर आसपास के लोगों पर देखकर मुझे लगा सब कुछ रियल लग रहा है। वहाँ अंतिम संस्कार में आए हुए लोगों में से एक ने तो कह दिया था कि शायद बेटी आई है। सबसे ज़्यादा दुख इन बेटियों को ही होता है। ये खुद भी रोती है और दूसरों पे भी रुलाती है। ये सब मेरे कानों में पड़ा तो मेरा रोना और बढ़ गया। आंसू आँखों से बाहर निकल आए। चेहरा पूरी तरह से रुलाई से ढक गया। मैंने घूंघट हटा दिया। रोते हुए दहाड़े मारते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। मुझे मेरी सास और जेठानी दोनों तरफ से पकड़ रखा था। रोते रोते मेरी नज़र अपने भोले भाले पति पर पड़ी। बेचारा वह भी मुझे रोते देखकर रो पड़ा था। रुमाल से आंखें पोंछ रहा था। जब तक मैं अंदर आंगन तक पहुंची, तब तक मेरी रुलाई नाटक से हकीकत में बदल चुकी थी, क्योंकि आंगन में सभी अपने थे। मेरा परिवार भी वहाँ मौजूद था। मैं तो मेरे नज़दीक आकर मुझे ढलास बंधाने लगी थी कि मेरी बेटी रो मत, रोने से जाने वाले लौट कर नहीं आते। उसके बाद सभी ने मुझे बहलाया। अब तो मैं चुप हो जा बेटी कहते हुए मुझे चुप कराया। उस दिन के बाद रोने से मेरा भय निकल चुका था। अब मैं किसी भी जगह रो सकती हूँ जहाँ मेरा कोई अपना गुजरता है। वहाँ तो दिल रोता है, मगर जहाँ आत्मीयता नहीं होती, मरने वाले से दिल का
जुड़ाव नहीं होता वहाँ भी मैं आसानी से रो लेती हूँ। अब तो रोते रोते ये भी पता नहीं चलता कि नाटक कर रही हूँ या रियल में रो रही हूँ। रोना औरतों के हिस्से में आया है, शायद इसीलिए कि औरतों का दिल कोमल होता है, या फिर शायद रोते रोते औरतों का दिल कालांतर में कोमल होता क्या। कुछ तो दुखों ने रुलाया होगा, कुछ परंपराओं ने रुला दिया, और इस तरह हर औरत रुदाली बन गई जिसे पुरुष रोने के लिए आगे कर देता है और खुद उसके पीछे हो जाता है। औरत माँ है, बेटी है, बहन है, गृहिणी है, उसके बहुत सारे रूप हैं। उन्हीं रूपों में से एक रूप रुदाली का भी है। वह रस्मों को निभाने के लिए भी रोती है। उसी के रोने से ये रस्म चल रही है। जिस दिन औरत पुरुष की तरह कठोर हो जाएगी उस दिन रस्में भी फीकी पड़ जाएंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़